हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एग्जाम पास। उम्मीद है सभी लोग काफी अच्छे से होंगे। मैं आपके सामने आपका मैथ्स फैकल्टी सलमान एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूं एक और बढ़िया सेशन। ठीक है, और बेटा आज का सेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, क्लर्क मेंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लर्क मेंस जो 2019 है उसमें से आए हुए जो डीआई है, आज हम उनको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन जो 10 से 12 नंबर का होता है अकेला, उसको किस तरीके से कर सकते हैं ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई क्या हुआ था कि लास्ट 2-3 साल से हमने देखा था, तो एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस भी आए थे और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिले थे जो पूरे एग्जाम के जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक है सभी को एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या कर लिया गया था, यूज कर लिया गया था। तो आज उसी तरह के एक क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, और इससे मैं कहता हूं, ठीक है, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे क्योंकि याद रखना इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो भाई बहुत जरूरी है उस तरह के क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं कि देखो, राहुल गोज टू जिम एंड रन्स 40 मिनट्स ऑन ट्रेडमिल। ठीक है, राहुल जिम जाता है और 40 मिनट तक दौड़ता है किस पे, ट्रेडमिल पे। फॉर स्टार्टिंग 15 मिनट्स ही रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। शुरुआत के 15 मिनट वो दौड़ता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। एंड आफ्टर दैट ही रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद वो दौड़ता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, फॉर रिमेनिंग टाइम, बचे हुए टाइम के लिए, ही रन्स टोटल 1 किलोमीटर ऑन ट्रेडमिल, और वो कुल मिला के कितना दौड़ा है, 1 किलोमीटर दौड़ा। देखो इस तरह के जो रिडल आते हैं उनमें हमेशा क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स मिलेंगे, जैसे ए मिला हुआ है, आगे कहीं जाओगे तो आपको एक बी मिला, ये रहा। ठीक है बेटा, आगे कहीं चले तो हमें कहां पर कोई सी भी मिलेगा, ये रहा। आगे कहीं चलेंगे तो क्या होगा, हमें कोई डी मिलेगा, ये रहा। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें कहीं पर ई मिलता है, ये रहा। और आगे कहीं चले तो हमें क्या मिला, एफ मिला, ये रहा। तो यानी बेसिकली यहां पे 6 वेरिएबल है। इस तरह के डीआई में करना क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। देखो आपने सॉल्व करना होता है और इन 6 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े सिंपल होते हैं कि इन 6 वेरिएबल का आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वेरिएबल कितना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि देखो ये रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ। यानी कि बस आपने सॉल्व करके ए बी सी डी ई एफ का वैल्यू निकालना है और अगर आप उस वैल्यू को निकाल जाते हैं, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बड़ा सिंपल है। तो यहां पर मैं आपको दो चीज सजेस्ट करूंगा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहली बात तो देखो, यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में इस चीज को मान के चलिएगा कि अगर क्वेश्चन इस तरह का है तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके यूज हो जाते हैं, तो पूरा डीआई नहीं छोड़ना है। अगर मान लो आपको मैथ्स का कोई एक टॉपिक नहीं आता तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा डीआई नहीं कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, डीआई का एक सर्टेन हिस्सा ऐसा होगा जो किसी दूसरे टॉपिक पर बेस्ड होगा, तो उतने हिस्से को किया जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इस डीआई को करते समय आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप ये डीआई करने वाले हो, ठीक है, तो हमेशा पहले पढ़ेंगे नहीं, बस स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्वेश्चंस आप अर्थमेटिक के कर चुके हो। तो डायरेक्ट स्टार्ट करिए, वैल्यू आती जाएंगी, समझते जाइए, जितना निकाल पा रहे हो निकाल लो। ठीक है, क्योंकि ये आपके 6 वैल्यूज है, 6 में से 5 निकाल लिए तो भी प्रॉफिट ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं किससे, पहले वाले से। राहुल जिम जाता है और कितने मिनट पर, 40 मिनट तक ट्रेडमिल पर दौड़ता है। तो यहां पर पहली वैल्यू हमें मिली कि राहुल जो है 40 मिनट स्पेंड करता है किस पे, ट्रेडमिल पे। ठीक है, फॉर स्टार्टिंग 50 मिनट्स ही रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 40 में से पहले 15 मिनट तक उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, एंड फॉर रिमेनिंग टाइम उसकी स्पीड कितनी दी है, 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताओ, 40 में से 15 गया, बचा कितना बेटा, 25 मिनट। बचे हुए 25 मिनट के लिए उसकी स्पीड कितनी होती है, 9 किलोमीटर पर आवर होती है। और आगे क्वेश्चन में क्या किया, आगे उसने बोला ही रन्स टोटल 1 किलोमीटर ऑन ट्रेडमिल, वो ट्रेडमिल पर कुल मिलाकर 1 किलोमीटर चला है। अब किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस, तो हमें यहां डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, स्पीड और टाइम, दोनों हमें गिवन है। तो चलो जरा सॉल्व करते हैं यहां पर। तो एक बात बताइए बेटा, 15 मिनट का मतलब कितना होता है, 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटा। तो 1/4 घंटे तक 5 की स्पीड से, यानी कि ये डिस्टेंस तो कितनी आ गई, ये डिस्टेंस आ गई बच्चा 5/4 घंटा। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 5/4 घंटा आ गई। अगर हम इस वाले को निकाले बच्चे को, तो 25 मिनट का मतलब कितना होता है, तो बेटा आप क्या करोगे सीधा कि आप 25/60 कर लोगे। और आपने कहा सर 5 × 5 25, सर 5/12 घंटा होता है।
अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को मल्टीप्लाई करो किससे, टाइम से, 5 से। तो देखो 9 गुना 5 45/12, 9 गुना 5 45/12 और 12, ठीक है, ठीक है। और आपके 45 और 12 दोनों किससे कट जाते हैं, 3 से, 3 से 15 और 3 से 4। तो ये वाली आ जाएगी जहां तक उम्मीद है कैलकुलेट करके 15/4, ठीक है। तो ट्रेडमिल पे वो पहले 15 मिनट में कितना किलोमीटर चला, 5/4। अगले 25 मिनट में कितना चला बेटा, 15/4। प्लस कर दो तो 15 5 20, 20/4 और 20/4 का मतलब कितना आता है, सीधे 5 किलोमीटर। तो यानी यहां पर पहली वैल्यू आ गई कि राहुल जो है ट्रेडमिल पे टोटल कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। तो ये किसकी आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूं, उसको रफ कर देता हूं, ठीक है, और बस लिख लेता हूं कि मैंने ए की वैल्यू निकालनी है। चलो उसको रफ कर देते हैं। और यहां पर हमने लिख लिया कि ए इक्वल्स टू कितना आता है हमारा, 5 किलोमीटर आता है। स्पेस कम है इसलिए मैंने रफ कर दिया, ठीक है। आपके पास में एक पेपर होगा तो आप वहां पे रफ नहीं करेंगे, आप सीधा करते जाएंगे। चलिए, तो देखो भाई वो 40 मिनट तक ट्रेडमिल पे चलता है, ठीक है, और कुल मिला के कितना चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अब उससे आगे शुरू करते हैं। आफ्टर दैट ही कम्स टू हिज हाउस, उसके बाद वो अपने घर आया एंड गेट रेडी फॉर द ऑफिस, और ऑफिस के लिए रेडी हो गया, विच इज 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है जी। दूसरी चीज मिली कि जो ऑफिस है वो उसके घर से बेटा कितनी दूर है, 45 किलोमीटर दूर है। ऑफिस जो है उसके घर से कितना दूर है, 45 किलोमीटर दूर है। ही रीचेज ऑफिस इन 1.5 आवर्स एट 9:30 AM। वो ऑफिस पहुंचता है 1.5 घंटे में। पहली बात, अगर कोई बंदा 45 किलोमीटर 1.5 घंटे में गया तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी, बहुत सिंपल है, 15 या 45, यानी क्योंकि वो ऑफिस पहुंचा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो ऑफिस गया। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। जब वो ऑफिस गया तो किस स्पीड से गया, 30 की स्पीड से गया, ठीक है, क्लियर है ना। उसने कहा कि वो 45 किलोमीटर गया है 1.5 घंटे में, और पहुंचा किस समय, 9:30 पे। अगर वो 9:30 पे ऑफिस पहुंचा है, अगर वो 9:30 पे ऑफिस पहुंचा है और उसको कितना लगता है, 1.5 घंटा लगता है, इसका मतलब घर से किस समय निकला था, 8 बजे निकला था। यहां तक के स्टेटमेंट हमें क्लियर होते जा रहे हैं। वो घर से 8 बजे निकला, 9:30 पे ऑफिस पहुंचा, 45 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो गई, 30, ठीक है। आगे, इन ऑफिस ही गिव्स सम वर्क टू डू टू हिज सबऑर्डिनेट्स P1 एंड P2। उसके दो सबऑर्डिनेट्स हैं, दो सहायक है, ठीक है, जिसको उसने कुछ काम करने के लिए दिया, P1 और P2 को, ठीक है, और लिखा हुआ है एट B। अब ये B क्या है यहां पे, देखो सीधी सी बात है यहां पे बच्चे कि ये जो B है, ये B यहां पर टाइम को डिनोट कर रहा है कि उसने इस समय पे दिया। अब यहां पर दूसरी वैल्यू है बी टाइम, अब वो हमें निकालना है कि किस टाइम पे दिया है। अब देखो 9:30 के बाद में ये पता है क्योंकि 9:30 बजे ऑफिस पहुंचा है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद हो सकता है वर्क दिया हो सकता है 9:30 ही दे दिया हो, तो हम इसको क्लियर नहीं कर पाए, तो हम इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। आगे, P1 कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स, ठीक है। P1 उस काम को कितने में कर सकता है, 6 घंटे में, ओके। वाइल एफिशिएंसी ऑफ P1 एंड P2 इज इन रेशियो 5:4। जबकि उसने बोल दिया यहां पर एक चीज और कि जो P1 है और जो P2 है उनकी एफिशिएंसी किस रेशियो में है, 5:4 में है। किस रेशियो में, 5:4 में है, ठीक है। तो एक बार बताइए, अगर P1 एक काम को 6 घंटे में करता है और P1 P2 की एफिशिएंसी 5:4 में है, तो यहां पर एफिशिएंसी इनटू टाइम करके मैं वर्क निकाल लूं तो वर्क कितना आएगा बेटा, वर्क आ जाएगा हमारा 30। अच्छा, वर्क 30 आ गया तो इसको P2 कितने में करेगा, अगर मैं P2 का टाइम निकालूं तो 30/4, 30/4 का मतलब कितना आता है, 7.5 आवर्स। ऐसे तो निकालते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी करके, तो P2 अकेला कितने में करेगा, 7.5 आवर्स में। अच्छा, अगर मैं दोनों का टाइम देखना चाहूं, भाई पॉसिबिलिटी है, हम सीख ले रहे हैं चीजों को, तो दोनों का टाइम कितना आएगा, दोनों का टाइम आएगा आपका 30/9 आवर्स, 30/9 आवर्स, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो 10/3, ठीक है। ये आ गया किसका, P1 और P2 का। चलो, तो यहां पे इस स्टेटमेंट से 3 चीजें पता लग जाती है। पहली बात, P1 करता है 6 घंटे में, P2 करेगा अकेला 7.5 में, और P1 और P2 मिलकर कितने में करते हैं बेटा, 10/3 घंटे में। आगे क्या बोल रहा है, P1 एंड P2 टुगेदर कंप्लीट 75% ऑफ दैट वर्क एट 12:30 PM। P1 और P2 ने मिलके उस काम के 75% को किया है कितने में, 12:30 बजे तक। एक बार बताइए, अगर P1 और P2 टोटल वर्क को 10/3 घंटे में करते हैं, तो 75% का मतलब कितना होता है, 75% का मतलब होता है बेटा किसी का भी वर्क का 3/4। भाई 75% का मतलब कितना होता है, 3/4 होता है। तो अगर मैं ये देखूं कि P1 और P2 75% वर्क कितने में करेंगे, तो सिंपली मेरा आएगा कि 10/3 का भी कितना कर दो, 3/4 कर दो, ये कैंसिल आउट तो कितना आता है, 2.5 आवर्स।
यानी कि 2.5 घंटे। यानी P1 और P2 ने ये 75% वर्क करने में कितना टाइम लिया होगा? 2.5 घंटे लिया होगा। तो टाइम हो गया हमारा 2.5 घंटे। अब हम दोबारा देखते हैं कि देखो भाई 75% वर्क करने में P1 और P2 को कुल मिला के 2.5 घंटे लगते हैं, और जिस समय ये 75% वर्क कंप्लीट कर चुके थे उस टाइम पे टाइम कितना रखा था? 12:30 PM। कितना टाइम रखा था? 12:30 PM। अगर आप 12:30 में से 2.5 घंटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10 बजे। तो दैट मींस इन लोगों ने ये जो टाइम स्टार्ट किया था किस समय किया था? 10 बजे किया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेकंड वैल्यू मिलती है कि बी की वैल्यू कितनी है? 10 बजे है। ठीक है, हमें क्या मिल गया यहाँ पे? सेकंड वैल्यू मिल गया कि यानी कि P1 और P2 ने जो वर्क स्टार्ट किया था कितना किया था? 10 बजे किया था। अच्छा, आप में से यहाँ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार रिडल बहुत लंबा है, लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में 2-2 नंबर में आते हैं, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, 2-2 नंबर में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके कभी 10 नंबर में होते हैं, कभी वही 6 क्वेश्चन आपके 12 नंबर में होते हैं। ठीक है, तो इनमें वेटेज भी तो बहुत है ना इनका। ठीक है, ये काफी मार्क्स देके जाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको फोकस भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अर्थमेटिक हमारा अच्छा है तो हम इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो गया कि यहां पर हमारा दूसरा वैल्यू मिल गया कि बी कितना हमारा 10 बजे है। अब चलो आगे चलते हैं। राहुल एंड P2 टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 आवर्स। राहुल और P2 मिलके इसी काम को कितने में कर सकते हैं? 3 घंटे में। अच्छा, क्या बताइए, वर्क तो 30 आ गया। अगर आप 30 वर्क को 3 घंटे में करते हैं, 1 मिनट समझो, अगर आप 30 वर्क को 3 घंटे में करते हैं दैट मींस आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 10 हो गई। भाई हमें पता है कि अगर हमें वर्क मिलता है, टाइम मिलता है, तो हम सीधा क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं। तो अगर हमने 30 वर्क 3 घंटे में किया तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, और ये किस किस की एफिशिएंसी है? ये एफिशिएंसी है राहुल और P2 की। किसकी है बेटा? राहुल प्लस P2। अच्छा, खुद देखो, P2 की एफिशिएंसी तो ऑलरेडी 4 दे रखी है, अभी तो आपने पढ़ा था, तो इसका मतलब राहुल की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6। देखो कितना इजीली क्वेश्चन जा रहा है, बस आपको टॉपिक के बेसिक्स पता होने चाहिए, क्वेश्चन इजीली अपने आप जा रहा है। ठीक है, तो राहुल की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। अब क्वेश्चन में समझिए, राहुल इज C% मोर एफिशिएंट देन P1। राहुल P1 से C% ज्यादा एफिशिएंट है। अब अगर यहां पे ध्यान से देखें तो P1 की एफिशिएंसी कितनी थी? 5। राहुल की कितनी आई? 6। बेटा कितना एक्स्ट्रा है? 1 एक्स्ट्रा है। कितने पर? 5 पर, जिसको आप अगर इंटू क्या करोगे? 100 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। तो दैट मीन सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी की वैल्यू 20% आ गई। सी कितना हो गया? 20 हो गया। तो हमें यहां पर ए 5 मिल गया था, बी मैंने लिख लिया, बी कितना मिला? 10, और सी कितना मिल गया बेटा? सी मिल गया 20। तीनों चीजें मैंने लिख ली। आई होप आपको अभी तक का ग्राफ क्या हो रहा होगा? क्लियर हो रहा होगा। थोड़े थोड़े इस तरह के ग्राफ आप 1-2 बार करेंगे तो धीरे धीरे चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी? क्लियर होती जाएंगी। चलिए, तो मैं फिर से क्या कर लेता हूं, अनयूजुअल चीजों को रफ कर लेता हूं। ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन करते समय बाकी चीजों को, डेटा को यूज कर सकूं। वैसे यहां पर डेटा लिखा हुआ है तो हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग कॉपी पेन पे से भी लिख रहे होंगे अपनी कॉपी के नोटबुक के ऊपर। ठीक है, तो वहां पर आपके पास डेटा होगा तो दिक्कत नहीं होगी, आप उसको रिलेट कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, यहां तक तो हम आ गए। तो भाई यहां तक तो हो गया कि जो है 12:30 पर ये 75% वर्क कर चुके थे। टोटल वर्क करने में इनको कितना लगेगा? 10/30। 10/30 का मतलब होता है इंटू 60 करके 200 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट के करीब लगेगा। ठीक है, सॉरी 3 घंटा 20 मिनट लगेगा, वो देखेंगे। फिलहाल तो आगे चलते हैं। आफ्टर दैट वर्क ही केम बैक टू होम इन अपस्ट्रीम। उस काम के बाद में वो घर वापस आता है अपस्ट्रीम में। अब देखो, अपस्ट्रीम का मतलब कैसे है? अपस्ट्रीम का मतलब है कि नाव की जो धारा है, जो नदी की धारा है, वो उस तरफ बह रही है और वो वापस आ रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, बोटिंग स्ट्रीम आ गया, हमने लिख लिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ये लिख दिया। ठीक है, एंड हिज स्पीड इन स्टिल वाटर एंड डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस आर सेम एज अर्लियर। क्या कह रहा है? उसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर वाली और जो उसके घर के और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस है वो पहले की तरह ही है। अब पहले की तरह का मतलब क्या है कि आपने पहले निकाला था 45 किलोमीटर, तो क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, और उसकी स्पीड 30 थी, तो यानी कि ये इधर 30 की स्पीड से आ रहा है, ये इसकी स्टिल वाटर की स्पीड हो गई u, जिसको हम u या x बोलते हैं, और ये हो गया v। अगर ये अपस्ट्रीम में चल रहा है तो इसकी नेट स्पीड कितनी हो गई बेटा? 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसकी नेट स्पीड कितनी हो गई? 27 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो इसकी नेट स्पीड हो गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिख रहा है? ठीक है, ही टेक्स डी आवर्स टू रीच होम, यानी यहां पे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बस टाइम है कि कितना टाइम लगा घर पहुंचने में। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे कि डिस्टेंस पता है 45 के डिवाइड में कर दोगे स्पीड 27। अब देखो यहां पे आता है कि
9 से 5 टाइम्स और 9 से कितने बार 3 टाइम्स, 5/3। और 5/3 का मतलब होता है, अगर मैं सही से हूं तो इंटू 60 कर दो तो ये आएगा 1 घंटा 40 मिनट। ये होता है ना, क्योंकि 1 2/3 होता है, तो इसको 1 2/3 लिख सकते हो या 1 घंटा 40 मिनट लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उसको 1 2/3 आवर्स लगते हैं घर पहुंचने में। अब यहाँ पे आवर्स दिया है तो उसको 1 2/3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल गई किसकी, डी की, कि डी की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिख लेते हैं, डी इक्वल्स टू आ रहा है 1 2/3 और 5/3 और 1 आवर 40 मिनट, जो आप लिखना चाहें। ये आ गया डी। तो चलिए भाई, 4 वेरिएबल हम लोगों ने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। बड़ा ग्राफ था, ठीक है, लेकिन 4 वेरिएबल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी तक अगर टाइम एंड वर्क वाले को बहुत हल्का सा छोड़ दे तो किसी में भी आपको दिक्कत हुई नहीं होगी। अब इससे आगे चलते हैं, चलिए। एक दो बार इस तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोग करेंगे तो उसके बाद में क्या हो जाओगे, आप यूज टू हो जाओगे बेटा इस तरह के क्वेश्चंस के, फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 4 निकाल दिए हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल बचे हैं, उन पे वर्क करते हैं। When he reaches home, two of his friends, Aman and Raman, came and come at his house. जब वो घर पहुंचा तो उसके 2 फ्रेंड अमन और रमन उसे घर पे मिले। चलो जी, अब वहां पे क्या होता है, ठीक है। All three start to play a game in which 2 dice are used by each person. तीनों क्या करते हैं, अमन, रमन और राहुल, तीनों क्या करते हैं, गेम शुरू करते हैं जिसमें 2 डाइस इसके पास है, 2 डाइस इसके पास है और 2 डाइस इसके पास है, यानी 2 डाइस वाला गेम खेल रहे हैं। अब डाइस का मतलब हम किस पे आ चुके हैं, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, E is the number of outcomes in which Rahul and then Aman throw their respective dice. ठीक है, वो कह रहा है कि E जो है टोटल आउटकम्स है जब राहुल और अमन ने अपने डाइस फेंके। आप जानते हैं 2 डाइस के लिए टोटल आउटकम होते हैं 6 की स्क्वायर। तो देखो, अमन के आउटकम हो गए 6 स्क्वायर, राहुल के आउटकम भी हो गए 6 स्क्वायर, और 36 36 कितना होता है बेटा, 72। तो यानी जो टोटल आउटकम है राहुल और अमन के डाइस फेंकने पे कितना आएंगे, 72 आएंगे। तो यानी यहां पर E की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर E की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 72। ये तो बहुत इजी था, E की वैल्यू कितनी आ गई 72। उसके बाद नंबर ऑफ आउटकम्स इज, हाँ ठीक है, यहां तक हो गया। इन ए गेम ऑल 3 थ्रो देयर डाइस एंड ईच वन ऑफ देम गेट 8 एज द सम ऑफ द नंबर्स इन देयर डाइस। देखो, तीनों के पास 2-2 डाइस हैं, तीनों ने फेंके, ये पहले वाले ने फेंका, ये दूसरे वाले ने फेंका और ये तीसरे वाले ने फेंका। तो ये जो नंबर्स आते हैं इनका सम तीनों के लिए कितना आया है, 8 आया है। तीनों के लिए कितना आया है, 8 आया, साफ साफ लिख दिया 8 एज द सम, यानी तीनों के लिए सम कितना है, 8 आया है, ठीक है। एनी वन ऑफ द टू नॉट गेट द सेम आउटकम, और उनमें से किसी को भी सेम आउटकम नहीं मिला। अच्छा, अगर मैं 8 के लिए आउटकम की बात करूं तो 8 के आउटकम बेटा 5 होते हैं। एक तो होता है 6 और 2, एक होता है 5 और 3, एक होता है 4 और 4, एक होता है 3 और 5, और एक होता है 2 और 6। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी को भी सेम आउटकम नहीं मिला है। दैट मींस तीनों का आउटकम क्या है, डिफरेंट है। तो इनमें से जो सेम वाले हैं वो कैंसिल कर दो कि 2 6 और 3 5 सेम हो जा रहे हैं इसके। तो जाहिर सी बात है इनमें से किसी एक को मिला है 6 और 2, किसी दूसरे को मिला है 5 और 3, और किसी तीसरे को मिला है 4 and 4। यहां तक क्लियर हुआ। आगे क्या कह रहा है, विनर इज द वन हु गेट्स हाईएस्ट नंबर एज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर कम्स इन डाइस। और इनमें से विनर वो होगा जिसके डाइस में जो नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा, हाईएस्ट होगा, स्क्वायर का सम। अब जाहिर सी बात है हाईएस्ट सम किसका होगा, ये हो गया 16 16 32, 25 और 9 34, ठीक है, और 36 to 38, यानी ये बंदा क्या है, विनर है। क्लियर। अब क्या लिख रहा है इसके आगे, लास्ट स्टेटमेंट बच गया है, ठीक है। एफ शुड बी द, ठीक है, एफ शुड बी द आउटकम ऑफ द डाइस ऑफ रमन, ठीक है, इफ रमन विनर ऑफ द गेम। अगर रमन क्या है, विनर है गेम का, तो उसके जो डाइस का आउटकम है उसको एफ नाम दिया गया है। यानी एफ की वैल्यू क्या आ गई, 6 और 2 आ गई। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 2 आ गई। यहां पे लिख लेते हैं कि एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 6 और 2 हो गई। देखो, कहीं पर भी किसी भी टॉपिक का कोई एडवांस प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ क्या होता है, बेसिक्स यूज हुए हैं, ठीक है। और उन बेसिक्स को यूज करके हमने क्या कर लिया, पूरा टॉपिक बड़े आराम से बना लिया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, ABCDEF की वैल्यू को चलो मैं एक साथ लिख लेता हूं, ठीक है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, ठीक है, तो मैं आपको पहले कहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आई थी बेटा, ए की वैल्यू मेरी आई थी 5 किलोमीटर, ठीक है। बी की वैल्यू मेरी आई थी 10 बजे, ठीक है। सी की वैल्यू आई थी 20%, डी की वैल्यू क्या आई थी, टी क्या था हमारा, जितने टाइम में वो घर पहुंचा था, ये आई थी मेरी 5/3,
या फिर 1 2/3। ठीक है बेटा, E की वैल्यू कितनी आई थी 72 और F की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, अभी F की वैल्यू निकाली थी मैंने 6 और 2। ठीक है, ये मेरी ABCDEF की वैल्यू हो गई। अब क्या करते हैं, जस्ट क्वेश्चंस के आंसर मैच करने होते हैं। व्हाट इज द वैल्यू विल कम एट प्लेस ऑफ ए, 5 किलोमीटर। ए के स्थान पे कितना आएगा 5 किलोमीटर। क्वेश्चन 2 तक क्या था, व्हाट वैल्यू विल कम एट प्लेस ऑफ बी, बी के प्लेस पे क्या आएगा आपका था 10 AM, सुबह 10 बजे शुरू किया था काम। व्हाट वैल्यू विल कम एट प्लेस ऑफ सी, 20%। उसके बाद आगे चलेंगे, व्हाट वैल्यू कम इन प्लेस ऑफ डी, 1 2/3, ये तो रहा। व्हाट वैल्यू कम इन प्लेस ऑफ ई, 72, एंड व्हाट वैल्यू कम एट प्लेस ऑफ एफ, इट इज 2 and 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कितने आसानी से इन क्वेश्चंस को बनाया जा सकता था। बस आपको क्या करना था कि आपको उस रिडल को क्या करना था, बस ध्यान से सॉल्व करना था। देखो क्वेश्चंस तो अभी भी इसी तरह के आएंगे, बस हमें क्या चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और साथ साथ में अगर हमने इस तरह के क्वेश्चंस को लगाया है तो हम आगे भी उनको करते रहेंगे। ठीक है, होप आपको ये अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एक और समझ लेते हैं। ठीक है, कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए, ताकि आप यहां पर समझ सके। ठीक है, टाइम वेस्टेज ना हो, वो 0 के बराबर हो, और ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाया जा सके आपको पढ़ाने में। सेकंड, ये भी उसी एग्जाम से है कि बार चार्ट गिवन बिलो शोज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल एंड प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन सेलिंग दीज आर्टिकल बाय रवि। ठीक है, यहां पर जो आपको बार चार्ट दे रखा है वो एक तो बता रहा है सेलिंग प्राइस को और एक बता रहा है प्रॉफिट परसेंटेज को। ठीक है, अब देखो ब्लू वाला सेलिंग प्राइस है, रेड वाला प्रॉफिट परसेंट है। तो अगर हम ए के लिए देखें कि अगर रवि ने आर्टिकल ए बेचा है, तो आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस कितना है 100, और उसमें प्रॉफिट कितना हुआ 40%। देखो यहां पर याद रखना रेड वाला परसेंटेज का है और ये सीधा रुपीज में है। ठीक है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि कभी दोनों को रुपीज मान लो, कभी दोनों को परसेंटेज मान लो। नहीं, रेड वाला परसेंटेज है, ये सीधा रुपीज है। कि रवि ने आर्टिकल बेचा कितने में 100 रुपये में, क्योंकि क्या है ये सेलिंग प्राइस है। ध्यान रखना, रवि ने कितने बेचा 100 रुपये में, जहां पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 40% प्रॉफिट हुआ है। अब अगर आपसे कॉस्ट प्राइस कहेगा तो आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस सीधा निकालने का तरीका होता है कि 100, ठीक है 100 नहीं, या तो मैंने इसका ले लिया। अगर सिंपली बात करते ऐसे होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, आपने पढ़ा भी होगा कि सेलिंग प्राइस के अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट और इंटू 100, ये हम सब जानते हैं। यानी कि अगर हम आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सिंपल कैसे आएगा कि 100 रुपये में बेचा है, ठीक है 40% प्रॉफिट है तो 140 कर देंगे डिवाइड में, इंटू में 100 चला जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा किसका, आर्टिकल ए का। ये तो तरीका होता है क्योंकि सेलिंग प्राइस दे रखा है। कुछ लोग रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो सिंपल होता है कि भाई 40% प्रॉफिट है तो 40% प्रॉफिट, 40% का मतलब कितना होता है, रेशियो निकाल लेते हो कि इसका मतलब होता है 2/5। तो यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 था तो 2 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7। आप कहते हैं 7 की वैल्यू कितनी है 100 दे रखी है, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 100/7 इंटू 5 हो जाएगी। अपने अपने तरीके हैं, आप चाहो तो किसी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन डीआई वगैरह के अंदर जल्दी से फॉर्मूला यूज करो तो चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चंस करने के, यानी कि आपके फंसने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वैसे भी दो चीजें देखो, पूरे ग्राफ को देखने पर मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पर भी आपका परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में गया है। भाई हम इन वैल्यूज को तब यूज करते हैं जब 16 2/3, 14 2/7 इस तरह के वैल्यू हो। लेकिन यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 22% है, तो सारे वैल्यूज आपके प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो हमें फॉर्मूला यूज करना ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, रवि सोल्ड आर्टिकल डी टू श्याम हु अगेन सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट। रवि ने बेचा किसको, श्याम को, और श्याम ने इस पे फिर से कितना कमाया 25% प्रॉफिट कमाया। लिख लिया, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाय रवि टू प्रॉफिट अर्न बाय श्याम। तो रवि और श्याम के प्रॉफिट का डिफरेंस बताइए। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट सीधा होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल के, एक तरीका। दूसरा प्रॉफिट सीधा होता है क्या कि कॉस्ट प्राइस का कितना कर दो उतना निकाल दो जितना परसेंट प्रॉफिट है। दो तरीके होते हैं प्रॉफिट निकालने के, क्योंकि यहां पे देखो दोनों के प्रॉफिट निकालने के लिए दो अलग अलग तरीके यूज करने पड़ सकते हैं। आर्टिकल डी पर आते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, डी की हो रही है। भाई रवि ने इसको बेचा था कितने में 120 रुपए में, और कितना प्रॉफिट कमाया था 60%। सही है ना, बिल्कुल। रवि ने 120 में बेच के 60% प्रॉफिट कमाया था, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं रवि का कॉस्ट प्राइस निकालूं तो जाहिर सी बात है रवि का जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा कि 120 के बटा में 160 और गुना में हो जाएगा 100।
अच्छा देखो 40 से 3 बार, 40 से 4 बार और 4 से बेटा 25 बार, 25 का कितना आ गया 75 रुपए। यानी रवि ने इसको खरीदा था 75 रुपए में। अब रवि ने उसको 75 में खरीदा था, 120 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? सीधी सीधी बात है, 120 में 75 को माइनस कर दो, सिंपली देखो 75 और 25 100 और 20 यानी कि 45 रुपये। तो रवि का प्रॉफिट तो बेटा 45 रुपये था। अब निकालते हैं श्याम का। अब देखो, जब रवि ने श्याम को बेचा, अगर मैं कोई आर्टिकल आपको बेचता हूं तो मेरा सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये 120 रुपए क्या हो गया? श्याम का कॉस्ट प्राइस हो गया। और श्याम ने कितना कमाया? इस पे 25% कमाया। 25% मतलब 1/4। तो श्याम का प्रॉफिट निकालना है तो सीधा क्या करो कि 120 का 1/4 कर दो। कितना आ गया बेटा? 30 रुपए आ गया। 30 रुपए किसका प्रॉफिट है? श्याम का प्रॉफिट है। तो रवि का प्रॉफिट 45, श्याम का प्रॉफिट 30, डिफरेंस कितना आ गया? 15। यही आपका आंसर है। ठीक है, कि रवि और श्याम के प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस है बेटा? 15 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, सिंपली क्या हो गया? ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप बिल्कुल इजी लगा होगा आपको। ठीक है, एग्जाम आपको इजी भी देता है, टफ भी देता है, दोनों चीजें देता है। बस एग्जाम में आपने देखना कौन से क्वेश्चन को करना है, ये मैटर करता है। ठीक है, उसका स्ट्रेटेजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं अपने साथ में आलोक सर और राकेश सर को लेके एक दिन स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, कुछ वीडियोस जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, जिससे आप सीख सके क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जाम टाइम पे, उसके लिए भी हम लोग सेशन रखेंगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास होगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों के पास में। ठीक है, या फिर आप मेरे को फेसबुक पे सर्च करके जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप मेरे को सीधा सीधा क्या कर सकते हो? क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपके उन क्वेश्चंस का हम लोग जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। फिलहाल चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, समझते हैं एक अगले क्वेश्चन को। आइए, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। आर्टिकल ए का जो कॉस्ट प्राइस है सी के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है? देखो, जब बात होती है परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस की, तो आप चाहो तो वैल्यू निकाल लो, चाहो तो रेशियो निकाल लो, जो वहां पर आपके लिए क्या है? इजी है। अगर हम ए का कॉस्ट प्राइस निकालें तो कैसे निकालेंगे कि 100 रुपी तो जो है सेलिंग प्राइस है, अपॉन में 140 और इंटू में करेंगे 100। तो यहां पे देखो वैल्यू क्या आ रही है? डेसिमल में आ रही है, तो फिर आप रेशियो की तरफ जाओ। अब निकालते हैं सी का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सी का कॉस्ट प्राइस यानी कि कितने बेचा बेटा उसको? देखो, ये हो गया 140, 142, 144। सॉरी, ये तो गैप आपका 140 और 160 यानी 55 का चल रहा है। तो 140, 145, 150, 150 आ गया। ठीक है, तो 150 रुपीज में उसको बेचा है। वहां पे बेटा प्रॉफिट कितना है सी के लिए? बड़ी सिंपल सी बात करें तो 20 से 5 ज्यादा 25 हो गया, तो यहाँ 125 कर दो, इंटू किससे कर दो? 100 से। अभी देखो, रेशियो निकालते टाइम सबसे पहले तो 100 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में 50 से 2 टाइम, और 50 से कितने बार? 3 टाइम्स। फिर 5 से कितने बार? 28। ठीक है, और 5 से कितने बार? 25। ठीक है, और 2 से कितने बार? 14। ये आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ए का कॉस्ट प्राइस है और जो सी का कॉस्ट प्राइस है किस रेशियो में हो गया? 25:42 में आ गया। अब हमसे पूछा है ए का जो कॉस्ट प्राइस है कितने परसेंट मोर और लेस है सी से। तो देखो, ए का कॉस्ट प्राइस सी से लेस है। कितना लेस है? जहां तक उम्मीद है 17 लेस है। कितने पर बेटा? 42 पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है, 17 लेस है, 42 पर मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। ठीक है, सिंपली आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें आंसर कितना आना चाहिए, अगर हम लगाएं, अप्रॉक्स पूछा है क्या? नहीं, आपसे एग्जैक्ट पूछा है। तो एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट जो है आपका प्रॉपर तो आएगा नहीं, तो प्रॉपर तो हम कर नहीं सकते हैं। अच्छा, 42 का हाफ कितना होता है? 42 का हाफ होता है 21, यानी 50% से तो लेस है। तो 50% से लेस का मतलब ये कैंसिल, ठीक है, और ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। सिर्फ बचे दो ऑप्शन, जिसमें से एक ही डेसिमल के अंदर। तो जहां तक उम्मीद है 37.5% आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए 37.5%। ठीक है, कई बार ऑप्शंस को भी यूज करना चाहिए वाइजली, ताकि आप कैलकुलेशन को बचा सके। ठीक है, तो उम्मीद है सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन और एक इजी तरीके से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रवि मार्क्ड आर्टिकल बी फॉर 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। रवि क्या करता है? आर्टिकल बी का जो मार्क प्राइस है 50% ज्यादा किससे रखता है? कॉस्ट प्राइस से। यानी आप सीधे समझो कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो किस में है? 3 और 2 के रेशियो में है। सिंपल सी बात है, 50% ज्यादा का मतलब 100, 150 मान लो, 3 2 मान लो। अभी हमने रेशियो लिख लिया क्यों? वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है। देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन मार्क प्राइस टू अर्न द गिवन प्रॉफिट। तो कह रहा है बताओ मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे कि जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट हो जाए। अब जरा एक बार देख लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल बी को। आर्टिकल बी को 60 रुपए में बेचा है, प्रॉफिट कितना हुआ है? वहां पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस निकालूं कि 60 रुपए में बेचा और 20% प्रॉफिट हुआ, तो मैं कहूंगा कि 60 के बटा में 120 गुना 100,
पहली बात तो यह है 50 रुपए का है, 50 रुपए इसकी कीमत है। अब अगर इसकी 50 रुपए कीमत है तो इसका मार्क प्राइस कितना रहा होगा 75, कीमत कितनी है 50। और अगर हमें प्रॉफिट सेम रखना है, प्रॉफिट सेम का मतलब तो अभी भी इसको कितने में बेचना है 60 में ही बेचना है, तो कितने का डिस्काउंट यहां पे दे सकते हो आप 15 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, कितने पर 75 पर। तो सिंपल हो गया कि आप 15 का डिस्काउंट दे सकते हो कितने पर 75 पर, गुना किससे कर देंगे बेटा 100 से, 15 पंजे 75, 5 से कितनी बार 20, तो आपका आंसर कितना आता है 20%, यानी 20% डिस्काउंट आप दे सकते हो तो भी आपको क्या होगा सेम प्रॉफिट होगा जो आपको पहले ही हो रहा था। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस की होगी ये सारे का सारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स पे चल रहा है, और वही चीज मैं हमेशा कहता भी आता हूं कि देखो अब कहीं भी देख लीजिए, ठीक है, ट्रिक्स जो है वो बैंक के केस में क्या हो जाती है कई बार बिल्कुल धाराशायी हो जाती है, ठीक है, यानी कई बार यूजलेस सी लगने लगती है, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस तो मोस्ट ऑफ द टाइम किससे बनते हैं बेसिक्स पे बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल ई इज हाउ मच मोर लेस देन प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल सी। आर्टिकल ई को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो आर्टिकल सी के प्रॉफिट से, ठीक है, कितना ज्यादा या कम है। पहले निकालते हैं आर्टिकल ई का प्रॉफिट, आर्टिकल ई की बात करते हैं। यहां आइए, आर्टिकल ई को ध्यान से देखें तो ये हो गया 80, देखो 80, 85, 90, 90 में बेचा है और प्रॉफिट कितना लिया है 80% लिया है। 90 रुपए में बेचा 80% प्रॉफिट है, अगर 90 रुपए में बेचा और 80% प्रॉफिट है, डिवाइड में करो 180, मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा 100 से, सीधा सीधा कितना आ रहा है 50 रुपए। 50 रुपए क्या है इसका कॉस्ट प्राइस है, 90 में बेचा था, प्रॉफिट कितना हो गया 40, यानी आर्टिकल ई का 40 रुपए प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हाँ अब किसका प्रॉफिट निकालते हैं सी का, सी पे निकालते हैं कितना प्रॉफिट है भाई, कितने में बेचा उसको आपने 140 150 में बेचा है, प्रॉफिट कितना हुआ है आपको यहाँ पे 25%। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि 150 के बटा में 125 गुना किससे कर दो 100 से, ये तो वही तरीका चल रहा है, 25 से 6 टाइम, 25 से 5 टाइम, 5 से कितने बार 20 टाइम्स, और 26 से कितना होता है 120। 120 रुपीज किसकी कॉस्ट थी आर्टिकल सी की। आर्टिकल सी आपने 120 में खरीदी, 150 से बेचा था, जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ था 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 50 का कितना आ गया डिफरेंस 20 रुपए का आ गया, कि 20 रुपए का क्या है यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, आई होप ये एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम करेंगे आज का। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से आपको एक ऐसी वीडियो के साथ मिलूंगा जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को अपने साइड से शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और इस वीडियो को देख के इससे थोड़ा हेल्प ले सकते हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो आपका आगे आने वाला है। नॉट फॉर ओनली एसबीआई क्लर्क मेंस, आपके किसी भी क्लर्क के मेंस में सेम ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका टारगेट कोई भी मेंस हो क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो आप हर मेंस के लिए समझ के चलिए, ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन एसबीआई का है लेकिन आएगा किसी भी क्लर्क के मेंस के अंदर। तो आगे चलते हैं, तो एक आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या लिखा बेटा कि रवि मार्कअप आर्टिकल ए सच दैट ऑन सेलिंग आर्टिकल ए एट 16% डिस्काउंट ही विल अर्न द गिवन प्रॉफिट। रवि ने मार्क प्राइस इस तरीके से रखा है कि 16% के डिस्काउंट के बाद भी क्या होगा वही प्रॉफिट हो जाएगा जो यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करा है, मार्कअप प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज व्हाट परसेंट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो बताओ जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने, मैं कहता हूं ना चीजों को याद रखा करो, एक फॉर्मूला तो ड्रॉ किया ही होगा, नहीं किया तो उसको अब लिख लो कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का सीधा रेशियो निकाला जा सकता है, कैसे करके 100 में प्रॉफिट को प्लस करके और डिवाइड में 100 में से डिस्काउंट को लेस करके। किसी आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहता है तो सीधा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाता है, और इसी को हम लोग यूज करेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें यहां पे डिस्काउंट दे रखा है 16, और आर्टिकल कौन से की बात हो रही है बेटा, ए की बात हो रही है, और प्रॉफिट हमें पता है 40, तो 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140, और 100 में से 16 गया कितना बचेगा 84। 14 से देखो, 14 से 10 बार, और 14 से कितने बार 6 बार, और देखो तो कितना आता है, ये आता है आपका 5/3। यानी आर्टिकल ए के लिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना था 5 और 3 था, यानी अगर आपने 3 रुपए का आर्टिकल खरीदा था तो आपने उसका मार्क प्राइस कितना रखा 5 रुपए रखा, तो बेटा कितना ज्यादा रखा 2 ज्यादा रखा, कितने पर 3 पर, गुना किससे कर दो 100 से। आप जानते हैं 100/3 कितना होता है, 100/3 होता है 33 1/3, और अगर आप इसको इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 2/3%। तो यानी यहां पर आपका आंसर आना चाहिए 66 से 2/3%। कहीं है क्या ऑप्शन में, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए हम लोगों को इतना ही डिस्कस करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आप अपनी साइड से इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है भाई। ग्रुप में बन के स्टडी करो, ठीक है। अपनी वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो ताकि वो लोग भी अपना व्यूज पे देर हो सकता है कि वो इसको देख के कुछ नए मेथड आप लोग खुद से निकाल सको कि भाई इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। और आपको अगर अच्छा मेथड निकाल पाते तो प्लीज हमको भी जरूर बताना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे इससे आगे। चलिए तो मिलेंगे आपसे फिर से एग्जाम पास पे, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, ठीक है। और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए।